नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के प्रारंभिक संवाद के 6वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमी ऑफ बीफ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कैस्ट्रेटेड बुल, ऑक्स एंड काउ। बीफ की अर्थव्यवस्था और गाय और बधिया किए हुए सांड बैल की क्या अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक्स में इनका क्या योगदान है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे हम सभी सुनने वालों का, देखने वालों का आह्वान करेंगे कि वह इसे ध्यान से सुने और प्रतिक्रिया दें, और जो भी इस पर एक्शन लेना है उस पर कार्य रूपी एक्शन भी लें, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में एक ही मात्र देश है जहां गौहत्या पे प्रतिबंध है, वह है नेपाल। दूसरा जो बहुत ज्यादा विरोध करता रहा है वह है भारत। कुछ देश अफ्रीका के भी हैं जहां गाय हत्या नहीं की जाती है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। भारत में पिछले 150 वर्षों की गौहत्या पे अगर देखें तो जो आंदोलन हुए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की जरूरत है। 1857 की क्रांति, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में पहली कराई क्रांति मानी जाती है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि यह अंग्रेजों ने ही एक बवंडर कराया था जिससे कि दोस्त और दुश्मन पता हो सके और देश में एक कंसोलिडेट कर सकें अपनी पावर को। जो भी हो, बहरहाल कथानक यह फैलाया गया था कि जो कारतूस हैं उसमें गाय का मांस है, और इससे एक पूरे के पूरे सेना में आक्रोश आया और उसने बगावत की। और इस क्रांति का क्या हश्र हुआ, ये कैसे फैली, यह इतिहास की किताबों में दर्ज है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि क्रांति की शुरुआत गाय के मांस को लेकर हुई। उसके बाद भी कुछ आंदोलन हुए। तो गाय का मांस पहले जो कसाई काटते थे उनके बारे में 1990 के आसपास, 1890 के आसपास ये कहावत हुई कि यह तो मुसलमान हैं जो गौवध करते हैं, मांस सप्लाई करते हैं। 1894 में दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसमें हिंदू मुसलमान बराबर के शरीक हुए लोग, और उसका कोई बहुत नतीजा नहीं आया। फिर कुछ छोटे छोटे आंदोलन चलते रहे और चीजें कुछ गौहत्या पे बंद नहीं हुआ। 1975-76 के बाद है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था किसी साधु संत से, करपात्री जी महाराज से, कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। सत्ता में वह आ गए लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा। तो देश में जो बोट क्लब है, राष्ट्रपति भवन के सामने बहुत बड़ा मैदान, वहां पे बहुत साधु संतों ने अनशन शुरू किया और उनको बेदर्दी से मारा गया। इसके बाद उन्होंने श्राप भी दिया। उसके बाद कोई कवायद शुरू नहीं हुई, थोड़ा मोरारजी देसाई ने शुरू की। 1998 में एक कोर्ट केस चला जो 7 साल चला और कोर्ट ने ये माना कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए, और ये राजीव दीक्षित और कसाईयों के मध्य चला जो 7 साल और 60 पेज की रिपोर्ट है, इसको कोई भी देख सकता है। 2002 और 3 के आसपास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी यह विधेयक लाने की कोशिश की संसद में। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि सवेरे विधेयक संसद में पेश किया गया और शाम को वापस ले लिया गया। कहा जाता है कि उस घटक में एक जो सहयोग कर रहे थे उन्होंने कहा अगर यह विधेयक आया तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
और वो विधेयक शाम को वापस हो गया। वह घटक आज भी सत्ता में सहयोग करता है। अगर वह घटक बाहर हो गया तो आज भी सत्ता के गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर दूसरी बार सदन में पेश हुआ 2004 के पहले ही, तो उसमें एक जो आज चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम गौ मांस खाते हैं और इससे मेरी स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता बाधित होती है। और वह भी सरकार को समर्थन दे रहे थे और वो वापस हो गया। सरकार गिरने से बच गई, लेकिन गौ हत्या जारी रही। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। लोग बोलते बहुत हैं, उसके नाम पे वोट भी लेते हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन होता नहीं। अगर इतना सब है तो यह सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मानस क्या कहता है, पीछे क्या है, बैकअप में क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। चूंकि हम अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में ही देखेंगे प्रारंभ में, फिर इसके सांस्कृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक पहलुओं को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। तो हम पिछले 150 वर्षों में क्या तब्दीली हुई उस पर थोड़ा अध्ययन करने के लिए 5-6 वर्ष पूरे देश में घूमे। तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो मुझे आया, जो गाय से जुड़ा हुआ भी है, उसमें आया कि भारत देश में चाय का चलन हुआ। जो दुनिया के कई देशों में चाय पत्ती पानी में मिला देते हैं, गर्म कर देते हैं और उसका स्वाद आता है, भारत में ये दूध से होता है। चाय पत्ती में दूध मिलाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है। तो ये गायों पे जिम्मेदारी आ गई, भैंस पे आ गई कि वो दूध देते रहे लगातार। आज अगर पूरी अर्थव्यवस्था में देखें और पूरे देश का मानस देखें तो करीब करीब 70-80% लोग चाय पीते हैं और दिन में 2 बार तो कम से कम पीते हैं, जिसमें कम से कम 50 ग्राम दूध लगता है एक बार में, कम से कम भारत सरकार के मानकों से, रेलवे स्टेशन पे भी। तो 100 ग्राम दूध पीते हैं। अगर 70-80% 140 करोड़ में पिए तो 100 करोड़ भी अगर लोग मान लें कि लोग चाय पीते हैं और रोज 100 ग्राम एक बार में पीते हैं, तो करीब करीब 10 करोड़ लीटर दूध चाहिए। एक गाय अगर 10 लीटर भी देती है मैक्सिमम, मान लो गाय भैंस एवरेज, तो आपको 10 करोड़ गायें चाहिए। 2 बार करें तो 5 करोड़ गायें चाहिए और ये लगातार दूध देती रहें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जब वो गर्भवती होंगी वो दूध नहीं देंगी। तो आपका रिप्लेसमेंट भी चाहिए। तो कहते हैं कि 5 साल में गाय दूध देना, या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल में एक गाय दूध देना बंद कर देती है और वह बेकार साबित कर दी जाती है। तो 5 करोड़ में अगर देखें कि कितनी गायें बाहर होती हैं, तो साथ में 70 लाख गायें बाहर हो जाती हैं दूध देने की इंडस्ट्री से। अब ये कहाँ जाएंगी? तो कहते हैं बेकार है, इनको मार दिया जाना या खुले में छोड़ दिया जाना ज़्यादा है। तो आज जो भी कहते हैं कि भाई गाय है, तो प्रश्न ये आता है कि कसाई घर तो गाय पालती नहीं है, गाय तो किसान पाल रहे हैं। और बहुत सारे किसान देश में अगर कहें तो एक ही धर्म से आ रहे हैं, तो जाहिर है कि वो गाय छोड़ दे रहे हैं, तभी तो वो मारी जा रही हैं, अदरवाइज तो अन्यथा तो गाय उपलब्ध नहीं है। गाय का मांस कौन खाता है, कौन काटता है, कौन बेचता है, इस पर हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी प्लानर, कोई भी सामान्य आदमी गूगल करे और देखे कि भारत से गौमांस कहाँ कहाँ निर्यात होता है, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, वो कौन से देश हैं, वो कौन से जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं जो गाय मांस। भारत में भी किन पॉकेट्स में गाय का मांस का सेवन ज़्यादा है उससे देखा जा सकता है कि खाता कौन है। और बेचने वालों का भी, जो कसाई घर हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका नाम भी ओपन डोमेन में है, गूगल से भी मिल सकता है, तो उस पर देख सकते हैं। तो किसी जाति धर्म पर ना जाते हुए कहें कि गौमांस का निर्यात बढ़ा है, पिछले 70 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है भारत से, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, ये जानने की जरूरत है। तो गाय है, घास खाएगी,
दूध देने के लिए, और 10 करोड़ गायें कितना घास खाएंगे, उसके लिए कितने मैदान चाहिए। और जो चीनी मिली हुई चाय है उसके लिए कितनी चीनी चाहिए, चाय पत्ती के लिए कितने चाय बागान चाहिए, और इसमें जो इलायची अदरक मिलाते हैं उसके लिए भी कितनी जगह चाहिए। अगर इन कुल जगह का देखें तो भारत में जितनी बहुत अच्छी उर्वरक जमीन है उसका 20% चाय, कॉफी, चॉकलेट के नाम पे कुर्बान हो जाता है। ये जो 33% से जंगल 19% हुआ है उसमें मुख्य भूमिका चाय की रही है। तो आज अगर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, दिल्ली जैसे शहरों में स्मोक है, तो उसका एक कारण चाय भी है ऐसा कहेंगे तो शुरू में आश्चर्य होगा, लेकिन आकलन करेंगे तो चाय के कारण घास की ज़रूरत हुई, दूध की ज़रूरत हुई, उसके लिए गाय की ज़रूरत हुई, फिर उसके लिए घास की ज़रूरत हुई, चाय पत्ती और अदरक, इलायची। इसके कारण जंगल कटा। जंगल कटने से फ्रेश एयर कम हो गई। फ्रेश एयर, जंगल की एयर कम हुई तो प्रदूषण स्वाभाविक है, बढ़ेगा। तो ये एक चाय, कॉफी और दूध के कंजम्पशन से कहा जा सकता है। तो अगर गायों की संख्या बड़ी है और चाय बड़ी है तो ये सीधा सीधा है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह तब्दील हो गई। अगर कुछ देश ऐसा कर रहे हैं कि भारत में एक राजनीतिक, सामाजिक मानस ऐसा रहे कि वो गौमांस निर्यात करते रहें, तो हम कह सकते हैं बाहरी भूमिका है। अगर भारत के लोगों की ये मानसिकता है कि हमारा निर्यात लगातार रहे, तो इसमें विदेशियों को दोष नहीं दे सकते, हमें अपने आप को दोष देना पड़ेगा कि हम ही ये चीजें हैं। तो आज अर्थव्यवस्था में जो पैसा मेडिकल में, पॉल्यूशन के कारण दूसरी चीजों में जो हो रहा है, उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। भारत जैसे देशों की, भारत की तो हो ही गई। तो यहां कहेंगे कि बीफ की इकोनॉमी के कारण भारत और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उसके जंगल चौपट हो गए, और जो खा रहे हैं उनका मानस खराब होगा, उनके यहाँ की अर्थव्यवस्था भी चौपट तो होगी होगी। तो पूरी अर्थ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब धरती की, इकोनॉमी मतलब इकोलॉजी की व्यवस्था खराब हो गई है गाय के मांस खाने के प्रेम के कारण, ऐसा कहा जा सकता है। ये अतिशयोक्ति लग सकती है कि गाय के मांस से पूरी अर्थव्यवस्था कैसे दुनिया की चौपट, लेकिन सत्य यही है। अगर हम गाय का मांस खाना बंद करते हैं तो जाहिर है कि जो बेकार गायें हो जाती हैं समाज के हिसाब से, उनकी चिंता होगी। उनकी चिंता होगी तो वो कहेंगे भाई कि गायें कम करो, उनका प्रजनन कम हो। तो गायें कम होंगी तो घास की जगह कम पड़ेगी। उसकी गायों की संख्या कम करनी है तो चाय पे आएगा कि चाय, कॉफी, दूध कम करो, या दूध का उत्पादन वैसे ही कम हो जाएगा। दूध का उत्पादन कम होगा तो उसके लिए जो जमीन चाहिए घास के लिए और बाकी चीजों के लिए, वो भी कम हो जाएगा। तो एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है अगर हम दूध पे बहुत ज्यादा ध्यान न दें। हमें ऐसे प्रचारों से बंद कि एक गिलास दूध हो अमूल का, ये मानसिकता से बचना चाहिए। और फिर ऐसे प्रलोभन या ऐसे शासकीय अनुदानों से बचना चाहिए जो गायों की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे डेयरी के लिए पैसा देना, गायों के लिए पैसा देना। ये वास्तव में गौमांस की व्यवस्था बढ़ाने का ही एक पिछले दरवाजे का पहलू है। तो ये तो गौमांस पे हुआ। इस पे जो भावनात्मक है वो भारत में तमाम साधु संत कह रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जो दूसरा पहलू है वो बहुत खतरनाक है। पिछले 20-25 वर्षों में
गायों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बच्चे पैदा किए गए, संततियां की गई, और उससे पता लग जाता है कि गाय का बछड़ा नहीं होगा, बछिया ही होगी, गाय ही होगी। ये एक प्रयोग काफी सार्थक रहा है। पिछले 20 वर्षों में भारत और भारत जैसे देशों में गायों की संख्या बढ़ी है और नंदियों की संख्या कम हुई है। इसके दूरगामी परिणाम ये हो सकते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह कोई लगा सकता है। दूरगामी परिणाम ये हो सकते हैं कि दुनिया में आदमियों की जरूरत नहीं है, औरतें ही काफी है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको IVF भी आ गया, उसका कोई संवर्धन आएगा तो आदमियों की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, तो स्त्रियां हों। तो इसके दूरगामी इतने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो एक पूरी दुनिया की परिकल्पना करना कि जहां औरतें ही औरतें हों, आदमी हो ही ना, बहुत भयावह लग सकता है। तो इस प्रश्न चिन्ह को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं जहां सिर्फ औरतें ही हों, आदमी हो ही। और ऐसे समाज में होता क्या है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेने की जरूरत है। जो भी देश युद्ध में उतरे और जहां बहुत सारे आदमी मारे गए, वहां की औरतों का क्या हश्र होता है, वहां के क्या बालकों का हश्र होता है, उससे आप लगा सकते हो कि अगर नंदी नहीं है, सांड नहीं है, तो गायों का क्या हाल होता है। जैसी वो मजबूर औरतें हो जाती, चाहे वो कितनी भी सौंदर्य रखती हूँ, कितनी भी ताकत रखती हूँ, अगर आदमी नहीं है तो वो समाज खराब हो जाता है। और उस समाज को कोई भी दुरुपयोग, कोई भी मजे लेना, कोई भी नए प्रयोग, उनको टेंटर हुक पर रखना बहुत आसान होता है। तो ऐसा गायों के साथ नंदियों की संख्या करके किया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी प्रजाति का जो प्रयोग है वो मानव जाति पे दोहराने की कगार पे, ऐसा मैं कह सकता हूँ, जो बहुत खतरनाक है। इस पे कुछ दुनिया के ट्रस्ट वगैरह काम भी कर रहे हैं। उनका टारगेट भारत सरकार भी है और भारत सरकार के विभिन्न राज्य भी। कहते हैं कि कोविड लाने में भी उनका योगदान हो ना हो, बट लॉकडाउन कराने में उनका योगदान जरूर था। तो ऐसी चिंता है। इस पे एक महत्वपूर्ण चीज जो शास्त्रों में आती है, धर्म ग्रंथों में और कहानियों में, कि जैसा शेर जंगल में, वैसा ही सांड ताकत रखता है ग्रामों में, वैसे ही शार्क मछली समुद्र में, स्वान हंस जो है वो वायुमंडल में, पोलर बियर पोलर इलाके में, और जो कौगर है वो पर्वत श्रृंखला में महत्व रखता है। इनको अगर खत्म कर दिया जाए, शेर को खत्म कर दिया जाए, तो जंगल खत्म करना बहुत आसान है। फिर आप उसको आराम से धो सकते हो। शार्क खत्म हो जाए तो पूरे समंदर को आप दोहन कर सकते हो। इसी तरह नंदी अगर खत्म हो जाए तो पूरे ग्राम खत्म हो गए। तो ग्रामों को खत्म होने में, भारत को खत्म होने में नंदी के खत्म होने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिसने भी भारत को खत्म करना चाहा, उसने सबसे पहले नंदी को खत्म करने की बात कही होगी और किया भी होगा। इसको और पीछे अगर चले तो कहते हैं कि इस युग में जो सबसे 2-3 खराब चीजें हुई शुरुआत के तौर पे, एक तो साधु संत बैकअप में चले गए, वो अपने सॉलिट्यूड में चले गए, तो कोई सलाह देने वाला था नहीं, तो उनकी जगह मास्टर ऑफ कनिंग तांत्रिक, जो बलि देने की कोशिश करते थे या बलि देकर अपने उल्लू सीधा करने की बात करते थे या करते थे, उनका प्रभाव बढ़ा, उनका आधिपत्य बढ़ा। तो उससे जो 2 चीजें हुई,
एक तो उनके बलि देने से लोगों में डर पैदा हुआ, और वो डर पैदा होने के कारण उन्होंने कहा कि अगर अंग भंग कर देंगे बच्चों का तो ये बलि नहीं दे पाएंगे। तो खतना करना लड़कों का लड़कियों का 7-7 दिन के बच्चों का खतना कर दिया गया, लड़कियों का भी लड़कों का भी। तो एक तो आक्रोश हुआ और बचाव के लिए खतना करने से ये बेसिकली प्रकृति का अनादर है। अगर प्रकृति ने जिस तरह से बनाया है उस तरह नहीं हो चीजें, उसका सम्मान ना हो, तो प्रकृति किसी दूसरी तरह से विरोध करती है, किसी दूसरी तरह से ऑब्सेस करा के सप्रेस कराती है पूरी जाति को। तो खतना करने से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आदमी के अंदर एक जो क्रोध बना रहता है, एक शुष्कता बनी रहती है, खिन्नता बनी रहती है उसके व्यवहार में। 20 करोड़ महिलाएं हैं, अगर उनका और जो खतना किए हुए पुरुष का एक बारीकी से अध्ययन करो तो ये चीज आएगी कि उनका व्यवहार में एक रूखापन रहता है, खिन्नता बनी रहती है, उनके शारीरिक स्तर में एक शुष्कता, मॉइस्चर की इम्बैलेंस बना रहता है। EI आज भी अगर तुम ऐसे कई लोगों को, तांत्रिक को देखोगे कि पूजा करनी है इसकी, तो वो कहेंगे जिनका खतना हो गया ना उनकी हम पूजा नहीं करते। भारत में आप कई लोगों से कहें कि भाई ये दोष आ गया, भाई काल सर्प दोष आ गया और पूजा करना है, तो वो नाम पूछेंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं इनकी नहीं करते। बोले क्यों? तो बोले इनका अंग भंग हो गया है। यहां तक चीजें खराब है। तो एक तो इस पर प्रश्न जो हम खड़ा कर रहे हैं, हम इस पर डिबेट भी चाहते हैं और ये रुके, तांत्रिकों का जोर कम हो, बलि देने की जरूरत नहीं है। पूर्व में कहते थे कि रावण ने अपना ही सिर काटा। अगर तांत्रिकों को इतना ही लगता है कि बलि से भगवान प्रसन्न होते तो अपना सिर काटे, दूसरे का क्यों काटते हो? ऐसी ये घटना विक्रमादित्य जी के साथ भी आती है कि बलि देने की बात की तो उन्होंने तांत्रिक का ही सिर काट दिया। दूसरा गुरु गोविंद सिंह के साथ आती है कि पंडित जी ने कहा कि बलि देनी है, तांत्रिक जो पंडित होते हैं नॉर्मल नहीं, तो उन्होंने कहा आपसे अच्छा कौन होगा, और वो कहते हैं वो तांत्रिक महोदय उनके पैर पड़े और क्षमा मांगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आगे से मत करना। तो बलि देने की जरूरत नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। वो बंद होगा तो ये खतना बंद होगा और पूरी दुनिया में एक पूरी की पूरी आबादी, लड़कियों की लड़कों की एक नई आबादी आएगी। दूसरा, इन तांत्रिकों के बधिया करने से, खतना करने से, बधिया करने से जो रिटेलिएशन हुआ, उसमें तांत्रिकों को गाय बहुत पसंद थी, उनकी पूजा करते थे, नंदी की भी। तो रिटेलिएशन में गौवध शुरू किया, उसको क्लीनिंग एजेंट माना गया। तो ये करीब 3000 वर्ष पहले से इसका आता है कि जो कौमार्य को प्राप्त ना हुए बच्चे बच्चियां जो प्यूबर्टी में शुरू नहीं हुए थे, उन पत्थर मार के गाय को मारते हैं, भूरी गाय को, और वो आज भी चली आ रही है। क्लीनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, क्लीनिंग एक्टिविटी, वो आज भी चल रही है। तो वहां से चीजें खतरनाक शुरू हुई। दूसरा एक जो प्रक्रिया हुई कि बैल को, सांड को बधिया कर दो, तो इनकी पौरुष शक्ति कम कर दो, तो ये रिटेलिएशन हुआ। जो सांड की पौरुष शक्ति कम हुई और उसको बैल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम जो आगे आने वाले समय में हुए वो इतने खतरनाक हैं कि सोच के लगेगा कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो जो सांड को बैल बनाया उसको आप आराम से जोत सकते हो, रेबेल नहीं करता है। सांड की ताकत इसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जिसने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी ना, वो देखेगा कि जंगल में शेर भी उसकी दहाड़ से डर जाता है, और फिर एक सियार आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये कोई है, हम इससे दोस्ती करा देंगे, और बहुत सारी चीजें, और शेर और सांड की दोस्ती बनी रहती। चूंकि जंगल था और बाद में दोस्ती दुश्मनी में बदली तो शेर मार पाया। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि अगर शेर खुले मैदान में आ जाए तो सांड को देख के भाग जाएगा। मैं शेर से तो नहीं खेला हूं, लेकिन
सांड के साथ जरूर रहा हूं और मुझे उसकी ताकत का भरोसा है कि एक शेर आ जाएगा तो वाकई में शेर को मार देगा या भगा देगा, इतनी ताकत है। अब वो इतनी ताकत कम हो जाए और उसको बैल में तब्दील कर लो तो आप जोत सकते हो। तो भारत में उसका पहला प्रयोग जो धार्मिक क्षेत्र में हुआ कि भिक्षुओं को उन्होंने कहा कि सांड की तरह नहीं रहना, बैल की तरह रहो, जो भी आ जाए वो बैल की तरह, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो। एक पूरी की पूरी कवायद हुई और उसके बाद देखोगे कि भारत में जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी संख्या बढ़ती गई। एक तो मेंटल, और मेंटल होने के बाद जो मानसिक हुए कि भाई आप पुरुष हैं लेकिन रति क्रिया में आप संभोग में संलग्न नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ऐसी स्त्रियों को। तो उसके बाद जब जरूरत नहीं है तो धीरे धीरे प्रकृति ने ट्रांसजेंडर पैदा करने, उसके बाद ट्रांसजेंडर की संख्या बढ़नी शुरू हुई देश में। नहीं तो प्रकृति अगर जानवरों में देखो तो तुमको कोई नजर नहीं आएगा कि एक गाय का एक कोई ट्रांसजेंडर बच्चा हो पैदा हुआ, एक कुत्ते का ट्रांसजेंडर हुआ। वो तो या तो कुत्ता होता है या कुतिया होती, गाय होता है या सांड होती पैदा। तो इस तरह की जोड़ी बनती है। सिर्फ इंसानों में ही जो खराब चीज दिखती है वो इंसानों में ही दिखी। तो इसका एक पहला परिणाम ये हुआ कि धार्मिक क्षेत्र में इसका देखे देखे एक दूसरे धर्म में उन्होंने कहा भाई जो इंचार्ज होगा ना, फादर फिगर होगा, वो सेलिब्रेट होगा, वो सब चीजें छोड़ देगा। और सेलिब्रेसी शुरू हो गई, उसको सम्मान मिलना शुरू हो गया। कुछ मुनि ऐसे थे जो दुनिया में घूमते थे नग्न, उनने कहा वो भी सेलिब्रेट हो जाएंगे। जो वाकई में सेलिब्रेट है, वैराग्य कोई जबरदस्ती थोड़ी ना आता, वो तो वैराग्य आ जाता है। कुंडलिनी जागृत होना मतलब काम की ऊर्जा सिर तक पहुंचना, ये प्रयासों से तो नहीं होता ना, प्रयास से तो दमन ही होता है। और कोई भी दमन, कोई भी सप्रेशन ऑब्सेशन लाता है और डिफरेंट जगह से निकलना शुरू होगा, गलत गलत जगह से निकलना शुरू होगा। तो दूसरे धर्म में फादर फिगर, फिर वो घूम रहे हैं। तो आज तुम बहुत सारी कहानियां सुनते होंगे कि इस तरह की विकृतियां दिखाई देती हैं। इसका बहुत सारे जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी कहा कि भाई तुम शादी तो कर सकते हो, बच्चे पैदा मत करो। उन्होंने दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को बैल की तरह जोतना। ऐसा देखे देखी भारत में भी एक अर्ध राजनीतिक दल है, वो भी कहता है शादी भी नहीं करो तुम, और उनको बहुत महानता दी जाती है कि तुम बहुत महान कार्य कर रहे हो, लेकिन बैकअप में यह है कि आप उनका शोषण कर रहे हैं बैल की तरह। और वो बहुत सारी कहानियां उनके विकृति की भी आती हैं। ऐसा एक संप्रदाय भी है जो महिलाओं को इसी तरह रहने के लिए प्रमोट करता है। इसकी जरूरत नहीं है, ये विकृतियां हैं, इससे निजात पाना चाहिए। इस विकृतियों के कारण ही समाज विकृत हुआ, समाज बर्बाद हुआ, भारत बर्बाद दिखता है। और भारत जैसे अन्य देश जहां जहां वो सेलिब्रेट हैं वो सब जगह विकृति है, उनको समझ ही नहीं आता है क्या करना है। तो जितनी पोर्नोग्राफी है, जितना प्रोस्टिट्यूशन है, सब उसी की देन है। जितना एपस्टीन फाइल में लोगों का, आदमियों का मांस खाना है, वह सब उसी की देन है। अगर हम स्वस्थ हो जाएंगे तो ये सब नहीं होगा। तो जरूरत गाय के वध को प्रतिबंधित करने की नहीं है जो सरकार में है, सिर्फ जरूरत है बधियाकरण रोकने की। नंदी को नंदी रहने देने की, गाय को गाय रहने देने की, कृत्रिम गर्भाधान कराने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन इंजेक्शन दे के दूध निकालने की जरूरत नहीं है। जो गाय पाले वो बुढ़ापे तक पाले तो पाले, तो उसकी जनसंख्या होनी जरूरत है। जैसे ही आप ये करेंगे प्रकृति में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, और जो आज लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, वो एक दिशा परिवर्तन करेगा और आबाद होने की तरफ बढ़ेगा।
भारत इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो भी दुनिया में ज्ञान है वो थोड़ा बहुत भारत में बचा हुआ है। उसका एक उदाहरण देते हैं कि दुनिया में कोई भी कहता है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, बोले जा रहे हो तो ध्यान रखना अफ्रीका में लोगों में सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा है तो बच के रहना, और भारत में साधुओं की ताकत बहुत ज़्यादा है, उनसे बच के रहना। तो कोई कितना भी ज्ञानी बन जाए वो दो जगह कहता है कि इससे बच के रहना। तो आज भारत में ये ज्ञान बचा हुआ, इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक पूरे के पूरे गौमास अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे। साधु संत ऐसा सुना है कि जो सॉलिट्यूड में गए थे महाभारत के बाद वो कुछ वापस आ रहे हैं, तो जो फर्जी है वो हो सकता है उनकी शरण में जाएं या अपना अपना नया रूप लेके सामाजिक सेवा में लगें। नंदी जो शिव का वाहन है और जिसकी सभी स्त्रियां पूजा करती हैं मंदिर में, शिवरात्रि हो या हर महीने शिवरात्रि जो होती है उसमें पूजा, या कभी भी शिव के मंदिर में मतलब यहाँ तक है कि लोगों की शादी नहीं होती ना तो कि शिव मंदिर में जाओ, हनुमान जी के मंदिर मत जाना। तो जो भी शिव मंदिर जाता है वो नंदी की पूजा जरूर कहता है। कहते हैं कि नंदी के कान में कुछ कहो तो शिव तक पहुंचता है। तो अगर हम नंदी की पूजा कर रहे हैं तो हम कैसे इतना अत्याचार देख सकते हैं कि नंदियों की संख्या कम हो जाए, उनको मार दिया जाए, अगर वो खुले में घूम रहे तो उनको बधिया कर दिया जाए, और ऐसे प्रोग्राम चलते रहे। तो एक पूरे के पूरे कार्यक्रम में पूरे देश को सोचना होगा, संसद से नहीं होगा। एक देश में जन रेफरेंडम कहना होना चाहिए कि हमको करना है कि नहीं। जो जनता का वोट लिया जाना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, तो सरकार के लिए भी आसान रहेगा। जो विदेशी लोग हैं वह भी देखें कि भाई इससे अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, पूरी धरती की व्यवस्था खराब हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है। तो वो लोग जो सोचते हैं कि दुनिया को अगर बचाना है तो बहुत सारे लोग मार दिए जाने चाहिए या उनको जानवरों की तरह, उससे वो लोग भी ऊपर आएंगे एक बार सोचेंगे तो, और चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो एक पुस्तक है प्राकृतिक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था अल्टरनेट इकोनॉमी, जो वेबसाइट पे resurrectionofdharma.com पे, उसमें इसका आलेख बहुत है। फिर एक भारत की नज़र में वैश्विक व्यवस्था उस पर है। एक डिवाइन क्रेसी बुक है, ये सब फ्री में डाउनलोड के लिए है, और तमाम साधु संतों ने बोला है। महत्वपूर्ण इस पर राजीव दीक्षित जी ने बोला है, उनकी भाषण सुन सकते हैं। लेकिन जो नहीं बोला है वह नंदी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला है। आज लोग गायों की महत्ता की बात करते हैं तो हंसी की बात बताते हैं। ऐसे मेरे कुछ मित्र हैं जो इन साधु संतों को जानते हैं, जो गायों के बारे में प्रवचन देते, बीच बीच में लोग, मैंने कहा उनसे कहो कभी नंदी के महात्म पर भी बात करें। 2-3 बरस तो हो गए, कोई जवाब आया नहीं। तो आज अगर हम नंदी की बात करते हैं तो समाज में पुरुष का क्या महत्व है उस पर भी चर्चा शुरू होगी। स्त्रियों की बात होती है, उन पर अत्याचार, लेकिन पुरुष पे अत्याचार हो रहा है उसकी बात नहीं होती। तो नंदी की बात करेंगे तो एक समाज को सम्यक बना पाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि टुकड़ों में विभाजन हो, उस पर जरूरत है। और आज मैं इसीलिए इकोनॉमी ऑफ बीफ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ कैस्ट्रेटेड ऑक्स एंड काउ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे के पूरे विषय पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की जरूरत है। पूरे देश में एक जनमत संग्रह कराने की जरूरत है। गायों की व्यवस्था कैसे हो, दूध का व्यवस्था कैसे हो, चाय कॉफी कैसे हो, इससे जो पेट खराब हो रहा है और दांत खराब हो रहे हैं उससे जो डॉक्टरों को लाभ मिल रहा है उसका क्या किया जाए, उस पर पूरी चर्चा की जरूरत है। तो हम आशा रखते हैं कि जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं देश में, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इस मुद्दे पर एक फ्रेश नज़रिए से, एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और भारत का जो ज्ञान है
उसको ध्यान में रखते हुए, उससे आशीर्वाद लेते हुए एक पूरी दुनिया में एक नई खुशहाली फैले, इसके लिए काम करना शुरू करेंगे। ऐसी मुझे आशा है, ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना है कि वो दुनिया में खुशहाली लाए। ऐसा ना हो कि गायों का श्राप हमें मिलता रहे और जो सांड से जो बैल बने हैं, आजकल तो खेती ट्रैक्टर से होने लगी है, तो बहुत सारे जीव जंतु मरने लगे हैं जो पहले बैलों के उससे नहीं मरते थे, उनका भी श्राप मिल रहा। तो श्रापित खाना, श्रापित दूध ये पीने से बचें। और कुछ जगह ऐसा है कि बहुत सारे सांड मार दिए जाते हैं, एक दो प्रजनन के लिए रहते हैं, तो वो एक गाय से करते हैं, जब उसके बच्चे हो जाते हैं उससे भी करते हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं उसके साथ भी वो संभोग करते हैं। तो ये ऐसा दूध जो पिएगा वो इंसेस्ट का बढ़ोतरी करने में सहायक होता है, ये इंसेस्ट की बढ़ोतरी करता है। तो उस पर भी ध्यान देना होगा कि दुनिया में जो इतना व्यभिचार बढ़ रहा है वह भी दूध के कारण है, तो उसको भी अगर रोकना है तभी इस मुद्दे पे देखने की जरूरत है। और एक जो महत्वपूर्ण और मुद्दा जो छूट गया है कि चाय पत्ती हम ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा, तो ये सब पहाड़ पे उगते हैं। पहाड़ पे उगने के कारण पेड़ काट दिए गए और चाय बागान लगा दिए गए, तो जब पानी बरसता है ना, तो वो पानी मिट्टी को भी काटता है। जो मिट्टी काटता है तो वो नदियों को भर देता है, तो नदियाँ उथली हो गई, तो थोड़ा पानी बरसता है बाढ़ शुरू हो जाती है, तो मैदानों में बाढ़ हो गई और ये पूरा पानी समुद्र में चला जाता है। तो जो गंगा नदी पहले अगर 20 दिन में समुद्र तक पहुंचती थी गौमुख से, वो आज 15 दिन में पहुंचने लगी। तो जल स्तर बढ़ रहा है समुद्र का, ये भी कारण है। तो एक पूरी की पूरी जलवायु, पूरी की पूरी इकोनॉमी इसके कारण गड़बड़ा गई है। तो इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य हम सोचेंगे गाय को, नंदी को, बफेलो को। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अंत में कहेंगे कि भारत में जो शादी होती है ना, तलाक शब्द नहीं है हिंदी संस्कृत में। निकाह में तलाक है, अंग्रेजी में मैरिज का डाइवर्स है, लेकिन हिंदी में शादी का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, विरोधाभासी शब्द नहीं है तलाक। ऐसे ही अंग्रेजी में बफेलो का जो मांस होता है वो बीफ होता है, जो लैम्ब होता है भेड़ का, बकरी का मटन होता है, मुर्गे का चिकन होता है, पिग का, सुअर का पोर्क होता है, लेकिन काऊ का मीट क्या होता है ये वहाँ पर शब्द नहीं है अंग्रेजों में। तो ये ध्यान रखें कि अंग्रेजी में या उर्दू में गौ मांस का नाम ही नहीं है, वहाँ नहीं खाना चाहिए। भारत में कोई मांस जोड़ते हैं, भैंस का मांस, बकरे का मांस, तो गौ मांस बोला जाता है, लेकिन वहाँ नहीं है। तो भारत में जैसे हिंदुओं में तलाक का प्रावधान नहीं है, डाइवर्स का प्रावधान सांस्कृतिक रूप से नहीं, अब होने लगे हैं, अलग रह सकते हो ये तो है। ऐसे ही अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में गौ मांस का नहीं है। तो ये ध्यान रखें वो लोग जो गौ मांस खाते हैं। इतना ही इस विषय पे कहेंगे। अगले अंक में हम इकोनॉमी ऑफ वार, इकोनॉमी ऑफ आफ्टर वार एंड इकोनॉमिक वारफेयर पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।